वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। आज हम बात कर रहे हैं लॉ कैरियर्स ऑप्शंस। लॉ करने के बाद हम लोग कहाँ पर और किस फील्ड को चूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है हमारे लिए, सिर्फ लॉ करना इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। लॉ के बाद हमारा जो है हार्ड टाइम शुरू होता है। हमने किस फील्ड में जाना है, हमने किस फील्ड में सक्सेस लेनी है, वो आपको पता होगा। बट आज जो हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड्स जो मैंने लिखी हुई है बोर्ड पर, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। जब भी आप लॉ कंप्लीट करते हो, चाहे वेदर इट इज अ 5 ईयर लॉ और 3 ईयर लॉ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ इज अ लॉ, चाहे वो 5 ईयर है, आप आफ्टर +2 5 ईयर है, चाहे आफ्टर ग्रेजुएशन आप 3 ईयर लॉ करते हो। तो लॉ कंप्लीट करने के बाद जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, या लाइसेंस के बाद आप क्या कैरियर चूज कर सकते हो लॉ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लॉ कंप्लीट करते हो तो पर्पस हमारा, कई स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमने सिर्फ लॉयर ही बनना है। तो आपको किस फील्ड में आपको लॉयर बनना है वो आपको डिसाइड करना होगा। सिविल मैटर्स आपको डील करने हैं, क्रिमिनल मैटर के रिगार्डिंग आपको लॉयर बनना है, क्रिमिनल लॉयर या सिविल लॉयर, तो इसके रिगार्डिंग आप चूज कर सकते हो। ठीक है। देन इनकम टैक्स लॉयर जो है वो भी कई स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करते हैं। आराम से बैठ के आप इनकम टैक्स लॉयर बन सकते हो। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, काफ़ी अर्निंग है इस केस में, क्योंकि आपके साथ जो क्लाइंट्स हैं वो टिल लाइफ तक जुड़े होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपसे वो करवाते हैं, तो वो आपके साथ जो जितने क्लाइंट जुड़े होंगे आपको उतना बेनिफिट होगा। तो आप इनकम टैक्स लॉयर भी आप बन सकते हो, ये फील्ड भी अच्छी फील्ड है। जैग, दैट इज जज एडवोकेट जनरल, आर्मी में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जब भी आप लॉ कंप्लीट करते हो और आपकी एज 27 से कम है, जैसे ही वैकेंसी निकलती हैं जून में, मई में या दिसंबर लास्ट में, जो साल में 2 बार वैकेंसीज आती हैं जैग की, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। जज एडवोकेट जनरल की वैकेंसी सिर्फ आर्मी में होती है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है हमारी। ठीक है जी, इसका फुल फॉर्म है जज एडवोकेट जनरल। आप इजीली सर्च कर सकते हो ऑनलाइन गूगल में, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। काफ़ी बढ़िया है ये हमारे लिए, अगर आप इसको चूज करते हो, लड़कियां स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा कैरियर। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, आपको कॉल किया था लाइक इलाहाबाद, चाहे आपको कॉल किया जाए अदरवाइज किसी और जगह पर कॉल किया जाए जहाँ पर उनके सेंटर्स हैं, तो काफ़ी कम कंपटीशन जो है वो लड़कियों में पाया जाता है। जहाँ पर उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए उनकी वैकेंसी इजीली फिल हो जाती है। लड़कों में कंपटीशन ज़्यादा है नेचुरली, तो आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना होता है। इसके लिए आपको लीगल नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको नेचुरली आपको पता होगा यहाँ भी मेंटल एप्टीट्यूड रिसर्च, आप उसके रिगार्डिंग आप सर्च कर सकते हो गूगल में, जज एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग। तो वहाँ पर पूरा परफॉर्मा दिया होता है प्रॉपर कि आपको कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं। तो ये 5 डेज इंटरव्यू होती है हमारी। फर्स्ट डे जो हमारा स्क्रीनिंग होती है, आप स्क्रीनिंग में आउट तो आप वापस घर आ सकते हो, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर गए तो 4 दिन आपको वहीं पे रखा जाता है, 4 दिन फर्दर आपकी इंटरव्यू चलती है। तो सबसे टफ होती है इंटरव्यू हमारी, 5 डेज इंटरव्यूज होती है हमारी। तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। जज एडवोकेट जनरल, एज इज ऑलवेज बार्ड, 27 से ज़्यादा वो कॉल नहीं करते, तो 27 से कम ही स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको प्लीज आप ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते नहीं है। आर्मी में पोस्ट है हमारी जज एडवोकेट जनरल की, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट जो है आपको किया था, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल, कोई एग्जाम्स नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको कॉल किया था आपको इंटरव्यू कॉल के लिए, ये आपको ध्यान रखना। और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप अटेंड करो, आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये। देन दैट डेफिनेटली जज, चाहे वो JMIC हैं, चाहे एडिशनल सेशन जज की होती है हमारी, वैकेंसीज बहुत कम होती है लेकिन होती हैं। देन हाई कोर्ट के जज भी डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं। हाई कोर्ट के जो जिनका 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है हाई कोर्ट में, प्रैक्टिस हो चुकी है, उनको भी रेकमेंड किया था, उनका नाम रेकमेंड किया था, तो वो भी डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट के जजेस। तो JMIC, एज वी ऑल नो, JMIC का एग्जाम्स होता है राइट आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉ डिग्री, आपका JMIC एग्जाम्स होगा। अगर आप इच्छुक हो जज बनने के लिए तो आप JMIC एग्जाम दे सकते हो। जिनका 7 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है वो एडिशनल सेशन जज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कंडीशंस ऐड हो चुकी हैं हमारी।
लाइक आपका एक्सपीरियंस 7 ईयर होना चाहिए और आपके हर ईयर्स 50 केसेस आपके होने चाहिए कवर। तो वो लिस्ट कॉल करते हैं आपने कितने केसेस में वकालतनामे जो है वो फिल किए हैं, और आपका डिसीजन की कॉपी जो होती है, जजमेंट की कॉपी होती है, उनके उन पे आपका नाम है या नहीं है। तो वो लिस्ट कॉल करते हैं जब भी आपकी वैकेंसी जो है वो आउट होती है एडिशनल सेशन जज की। तो अराउंड आपकी टर्नओवर जो होगी वो 5+ होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न आपकी 3 इयर्स की वो रेकमेंड उन्होंने मस्ट कर दिया कि 3 ईयर की एटलीस्ट आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको साथ में अटैच करनी होती है। तो 5 लाख प्लस आपकी टर्नओवर होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको ये ध्यान रखना होता है। हाई कोर्ट के जजेस के रिगार्डिंग डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है जी, आपका नाम नॉमिनेट किया था जिनकी 10 इयर्स प्रैक्टिस प्लस हो चुकी है, उनको नाम रेकमेंड किया था। तो आप जज का कैरियर भी चूज कर सकते हो। जो यूजुअली स्टूडेंट्स जिन जैसे आप लॉ में आते हो, आउट ऑफ 100 90s का ये ड्रीम होता है कि मैं जज बनूं। आउट ऑफ दोज 90s कितने जज बनते हैं वो आपको पता है। कईयों के पास पैसा नहीं है, वो कोचिंग नहीं दे सकते, इंटेलिजेंट है। चलो आज तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूट्यूब पे काफ़ी आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नंबर ऑफ चैनल्स हैं जो आपको फ्री कोचिंग भी दे रहे हैं। तो आप बेनिफिट आपके लिए ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, राइट। आपकी सेल्फ स्टडी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे नहीं है कि हर पर्सन जो जज बना है वो उन्होंने कोचिंग ही दी है। तो कोई पर्सन ऐसे भी है जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया और वो जज बने हैं, तो ऐसा नहीं होता प्लीज। देन वी हैव ADA, राइट, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हम लोग आते हैं, गवर्नमेंट पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये भी एक बेस्ट चॉइस है आपके लिए, क्योंकि यूजली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 के लिए ही ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, जजेस एंड ADA। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यूजली स्टेट्स जो है वो उन्होंने मांगा हुआ है, चाहे वो पंजाब में चाहे हरियाणा में अभी एक्सपीरियंस नहीं वो क्लेम कर रहे, लेकिन पंजाब में 2 साल का एक्सपीरियंस जो है उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है, जैसे कंडीशन कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो स्टेट्स टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन ADA एज वेल जजेस जो है उनके लिए स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो इसको ध्यान रखना। देन यू आर लीगल एडवाइजर इन द कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वहां पर जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं इनके, वो वैकेंसीज भी डायरेक्ट अपॉइंट जो है आपको अपॉइंट किया है। यूजली जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो आपको हायर कर लेती हैं, वो ऐड निकालती है कि हमें लीगल एडवाइजर चाहिए, तो वो आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अगर उनको लगता है कि आप उसके लिए बेस्ट हो तो आपको हायर कर लेते हैं। इनकी जो सैलरी होती है वो बहुत हैंडसम सैलरी होती है। सबसे ज़्यादा सैलरीज इन कंपनीज के लीगल एडवाइजर को दी जाती है, इसको ध्यान में रखना। कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा इंडिया में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा है। जजेस से भी ज़्यादा पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर में है। अगर वो 70,000 अर्न कर रहे हैं जजेस, तो ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ये उनके डिपेंड करता है कि वो कंपनी का स्टेटस क्या है। तो बहुत पैसा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप लीगल एडवाइजर की तरफ भी आप जा सकते हो। अगर हम बात करें बैंकिंग लाइन में, लीगल मैनेजर या लीगल असिस्टेंट जो है हमारे, वो भी डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं। उनके लिए भी एग्जाम्स होता है, राइट, उनका सिर्फ एक ही एग्जाम्स होता है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू कॉल की जाती है और आपको अपॉइंट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है जी। आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग लाइन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कई एक्ट्स ऐसे हैं जो सरफेस सी एक्ट हो गया हमारा, बैंकिंग लाइन में जितने भी एक्ट्स हैं हमारे लॉ हैं, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो डायरेक्ट लीगल मैनेजर की और लीगल असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो आउट होती है हमारी बैंक के, और बैंक में सिर्फ ये अच्छा है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है हमारे लिए, राइट, इसको भी साथ ध्यान रखना। देन रिसर्चर्स, हाई कोर्ट में के जो जजेस होते हैं, हमारे जस्टिस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, उनके साथ रिसर्चर अपॉइंट किए जाते हैं, जो उनको रिसर्च करके देते हैं रिगार्डिंग कोई जजमेंट है, वो उनको रिसर्च करके उनको देते हैं सर ये जजमेंट है इस पॉइंट पे रिगार्डिंग। तो क्योंकि जजेस जो जस्टिस होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उनकी हेल्प के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है रिसर्चर्स। हैंडसम सैलरीज होती है, ऐसा नहीं है, 30+ सैलरीज इनकी भी होती है, और अच्छी पोस्ट है, क्योंकि जस्टिस के साथ आपको डायरेक्ट जो है वो आपको अपॉइंट किया जाता है, उनके साथ आप उनके बीच में रहते हो, तो आपकी नॉलेज, आपका स्टेटस जो है वो भी डिपेंड करता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो रिसर्चर इज अ गुड चॉइस फॉर द लॉ स्टूडेंट्स ऑल्सो। देन यू आर लीगल जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट में लीगल पोस्ट, जो लीगल जर्नलिस्ट है वो भी पोस्ट होती है, क्योंकि वो उनको एडवाइस देते हैं जर्नलिस्ट में न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, क्या अगर कोई क्लेम कर रहा है अगेंस्ट दैट न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, तो आप उस पर एडवाइस देते हो, अपनी ओपिनियन देते हो। तो जो बेसिकली कंपनी जो होती हैं वो आपको लीगल जो जर्नलिस्ट वो डायरेक्ट अपॉइंट करती है, ठीक है जी।
अपने डिफेंस के लिए भी और क्लेम के लिए भी. देन वी हैव टीचिंग लाइन इज ऑल्सो गुड फॉर ऑल दोज जिनका ऑब्जेक्ट है पढ़ाने में, जिनको शौक है पढ़ाने का, वो उनके लिए टीचिंग लाइन इज गुड. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड है, बहुत हार्ड है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर उनकी नो डाउट आप अच्छी उनकी सैलरीज होती है, लेकिन आप जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपके लिए यूजीसी का नेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको प्रॉपर जो है वो पे स्केल आपको मिल सके. पीएचडी अगर आपकी होगी तो वो प्लस पॉइंट होगा. रेगुलर पोस्ट इनकी भी आती रहती है यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसको भी आप ध्यान रखना. काफ़ी अच्छी पोस्ट है हमारे लिए, आराम से आपकी लाइफ बड़े आराम से कट जाती है. आप टीचिंग लाइन में तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, सबसे बेस्ट मैं कहूँगा ये हम कह सकते हैं टीचिंग लाइन में, अगर आप रेगुलर हो, नॉट अदरवाइज, राइट. देन लॉ फर्म्स आप क्रिएट कर सकते हो. आजकल तो बेसिकली यही है कि अभी जो लॉयर्स हैं वो इकट्ठे होकर एक लॉ फर्म बना लेते हैं, और लॉ फर्म में वो सारे जो केसेस है वो हैंडल करते हैं. ठीक है जी. तो वो क्रिमिनल केसेस की रिगार्डिंग भी उनकी लॉ फर्म्स होती हैं, सिविल केसेस के रिगार्डिंग उनकी लॉ फर्म्स होती हैं, जहाँ इनकम टैक्स के रिगार्डिंग वो उन्होंने लॉ फर्म्स बना रखी हैं, तो एनआरआई केसेस के रिगार्डिंग उन्होंने लॉ फर्म्स बना रखी हैं. तो लॉ फर्म्स भी एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. अगर आप लॉ फर्म्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसको भी आप ध्यान रखना. तो हैंडसम सैलरी आपको देते हैं, ऐसी बात नहीं है. जो उनके लॉ फर्म्स होती है वो आपको अच्छी सैलरी देती है. अगर आप में कैपेबिलिटीज है, इफ़ यू आर कैपेबल, तो आपको सैलरी आराम से मिलेगी. आपको सिर्फ कैपेबल होना है, दैट्स इट. ये फील्ड्स आपके लिए ओपन है सारी, आपको सिर्फ कैपेबल होना है, दैट्स इट. तो ये जो हमारी थी इसके रिगार्डिंग, ये आप लॉ कैरियर ऑप्शंस के रिगार्डिंग आप चूज कर सकते हो. आफ्टर लॉ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस लाइन में जाना है, वो आप पहले ही सोचो. ऐसा नहीं कि लॉ करने के बाद आराम से सोचेंगे जी. जब सोचोगे तब टाइम निकल जाता है हमारा, तो कोई फायदा नहीं रहता हमारा. तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना कि जब आपने लॉ कर रहे होते हो उससे पहले आप सोच लिया करो कि लॉ करने के बाद मुझे क्या करना है. तो ये बेस्ट चॉइस है आपके लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ कैरियर ऑप्शंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग वॉचिंग माई चैनल. और ये काफ़ी समय से डिमांड थी कि सर एक वीडियो जो है वो उस पर आप डालो कि हम लोग लॉ में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, किस फील्ड में जा सकते हैं. तो आज टाइम मिला तो आज मैं सारी वीडियोज इकट्ठी डाल रहा हूँ, राइट. हाउ टू अटेंड द इंटरव्यू, एंड दिस इज द सेकंड वीडियो लॉ कैरियर ऑप्शंस के रिगार्डिंग. थर्ड वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगा, वो होगी हमारी बुक्स के रिगार्डिंग, कि कौन कौन सी बुक्स आपको सेलेक्ट करनी है जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो. थैंक यू सो मच. सत श्री अकाल.